गुड आफ्टरनून बच्चों। एनटीएस मंथन टेस्ट नंबर 7 का सोल्यूशन हम लोग तैयार कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और अब हम लोग 21 से आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या कहा गया है कि एक प्लेट है, थिन प्लेट है, सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, और एक चार्ज इससे हैंग कराया गया है। तो ये चार्ज वर्टिकल से थीटा एंगल बनाता है। तो थीटा और चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट में क्या रिलेशन होगा। तो इसके लिए हम लोगों को पहले फोर्सेस लगाकर इक्विलिब्रियम को समझना होगा। ये देखिए रिजल्टेंट है और ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। इस तरीके से हम लोग टेन थीटा को डिफाइन कर सकते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन बेस फोर्स यानी कि Fe बाई mg। Fe इज इक्वल टू QE बाई mg। Q क्या है? Q इसका चार्ज है और E क्या है? E प्लेट के द्वारा पैदा की गई इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब एक प्लेट प्लेन शीट होती है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालती है और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव की वजह से इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है और उसी फोर्स की वजह से ये पेंडुलम वर्टिकल से थोड़ा सा एंगल बनाकर जाके रुक जाता है। और Q बाई mg और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आपको पता होगा कि एक प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आप नोट्स उठा के देखिए अपने या मेरे, तो उसमें आपको ये सब देखने को मिलेगा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि एंगल टेन थीटा और सिग्मा एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और हमें यही फाइंड करना था। आपका ऑप्शन 4 सही होगा। अच्छे समझ लिए है, आसान सवाल है। अगले सवाल पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर अ थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r consisting a uniform surface charge density, the electric field at a point outside the shell। शेल के बाहर जो पॉइंट होगा उस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना है। स्फेरिकल शेल की सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली फैलाया गया है और सेंटर से x दूरी पर इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो आइए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले चार्ज के फॉर्म में पढ़ें। तो चार्ज के फॉर्म वाला फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, Q बाई एक्स स्क्वायर, है ना। शेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सबको मालूम है, ठीक है। ओके, अब हमें सिग्मा में कन्वर्ट करना है इसको। तो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि चार्ज की जगह पर सिग्मा इंटू सरफेस एरिया, यानी कि सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हम लिख सकते हैं। इस तरीके से हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह पर सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर और अपॉन में देखिए एक्स स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होने के बाद सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर हमको मिला, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। हमें यही फाइंड करना था कि स्फेरिकल फील्ड के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और सेंटर से डिस्टेंस एक दूसरे से किस तरीके से रिलेट होते हैं। तो ये इस तरीके से रिलेट होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन, असर्शन रीजन का एक क्वेश्चन है। असर्शन और रीजन को ठीक से पढ़िए। E in outside vicinity of a conductor depends only on local charge density sigma। करे केवल सिग्मा पे डिपेंड करती है, जबकि जहां यहाँ पर कहीं पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर वो सिग्मा पे डिपेंड करती है और इसके आसपास अगर कुछ चार्जेस हैं तो उन पर भी डिपेंड करती है, क्योंकि यहाँ की फील्ड सिग्मा की वजह से होगी E1, मान लो सिग्मा की वजह से होगी E1 और Q1 की वजह से होगी, ठीक है ना, और उसके बाद Q2 की वजह से भी होगी। तो इन तीनों का रिजल्टेंट हम फाइंड करेंगे, तब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी, यानी कि केवल सिग्मा पे डिपेंड नहीं करते, यानी कि असर्शन स्टेटमेंट गलत है।
और रीजन स्टेटमेंट देखिए, कहना है रीजन में कि अगर एक शेल है जिस पर केवल सिग्मा है, उसके अलावा और कोई चार्ज नहीं है और कोई चार्ज फैक्टर नहीं है, तो ई की वैल्यू होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ई डिपेंड्स ओनली ऑन सिग्मा। तो आपका जो रीजन स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है और ये गलत है, तो ऑप्शन फोर्थ होगा। असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज ट्रू, ठीक है ना, रीजन इज करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। एक कंडक्टिंग स्फीयर के पास अगर हम कोई पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो आप बताइए आपके हिसाब से क्या होगा। तो आपको कहना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगा। ये पॉजिटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि प्लस से माइनस की ओर जाती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस के सरफेस की तरफ आएगी और फिर यहाँ प्लस से फिर से निकलेगी, ये देखिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा मेटल सरफेस के परपेंडिकुलर ही निकलती है और परपेंडिकुलर ही आती है। तो कौन सा डायग्राम सही होगा? फर्स्ट डायग्राम सही होगा, यहाँ से यहाँ आना और फिर यहाँ से आगे जाना, फर्स्ट डायग्राम सही होगा। सेकेंड डायग्राम में यहाँ से अंदर आना दिखाया गया, ये गलत है। तो फर्स्ट डायग्राम, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। अच्छा क्वेश्चन है। टू चार्जेस, एक क्यू और एक -3q, ये दो चार्जेस हैं, ये d दूरी पर हैं और इनका कहना है कि एक थर्ड चार्ज हम कहाँ रखें कि उस पर कोई नेट फोर्स ना लगे। तो थर्ड चार्ज मान लीजिए आपने यहाँ पर रख दिया, तो इस पर संभावना है कि इस पर कोई नेट फोर्स ना लगे, क्योंकि ये इसको रिपेल करेगा तो वो इसको अट्रैक्ट करेगा, ये बिल्कुल तय बात है। ये हमारा थर्ड टेस्ट चार्ज है और हम इसी पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो अगर ये इसको रिपेल करेगा तो ये अपोजिट नेचर होने की वजह से इसको अट्रैक्ट करेगा। तो नेट फोर्स जीरो बनाने के लिए ऑन क्यू नॉट फॉर एफ नेट टू बी जीरो, F1 और F2 को इक्वल होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे कुछ डिस्टेंसेस वगैरह माननी होंगी। माना कि ये डिस्टेंस x है, तो हम कह सकते हैं क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू k 3q नॉट बाई d प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से ये दूरी x है और यहाँ से दूरी d प्लस एक्स है, ठीक है ना। इसलिए इसका फोर्स लिखते वक्त अपॉन में एक्स स्क्वायर आएगा और इसका फोर्स लिखते वक्त अपॉन में d प्लस एक्स का स्क्वायर आएगा। कूलम्ब का नियम है ये चीजें कट जाएंगी। क्यू नॉट कट गया, क्यू से क्यू भी यहाँ पर कट गया, देखिए। तो ये आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अपॉन डी प्लस एक्स का स्क्वायर। दोनों तरफ रूट ले लिया जाना सही रहेगा। तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू √3 डी प्लस एक्स, ठीक है ना। हमें x फाइंड करना है, आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करें। d प्लस एक्स इज इक्वल टू √3x, so we can say that d is equal to √3x minus x। तो अगर हम x को कॉमन ले लें तो यहाँ पर √3 माइनस 1x आएगा और x की वैल्यू आ जाएगी d अपॉन √3 माइनस 1। ये सही आंसर होना चाहिए, लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो हम इसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं। कैसे? हम क्या कर सकते हैं कि √3 प्लस एक्स का नीचे मल्टीप्लाई और उतने का ही ऊपर मल्टीप्लाई करके इसको आसान आंसर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऊपर आ जाएगा d और ब्रैकेट में √3 प्लस 1 और नीचे आ जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये लिखा हुआ है a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरीके से हम ये देख पा रहे हैं कि हमारा नया आंसर d √3 प्लस 1
अपॉन 3 माइनस 1, यानी कि नीचे 2 आएगा और नीचे 2 आएगा तो d/2 लिख सकते हैं और ब्रैकेट में √3 + 1 लिख सकते हैं। ऑप्शन चॉइस करिए, d/2 √3 + 1, ऑप्शन थर्ड सही होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है तो थर्ड चार्ज को, ये है देखिए, थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम इन दोनों के बीच में कभी भी, यहाँ पर कभी भी नहीं मिलेगा बल्कि बाहर मिलेगा। और किसके पास मिलेगा? इन दोनों में जिसका मान कम होगा उसकी तरफ मिलेगा, बाहर। इस प्रकार से ये जानकारी होने की वजह से ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हुआ, बिल्कुल आसानी से सॉल्व हुआ, क्योंकि जानकारी ठीक थी तो ज्यादा समय नहीं लगाना पड़ा। एक चार्ज है Q जो कि ओरिजिन पर रखा हुआ है और एक दूसरा चार्ज कोई है -Q, जिसे हम लोग 0, A से सर्कुलर पाथ कराते हुए A, 0 पर लेकर आ गए और इस प्रोसेस में हमें कितना वर्क करना पड़ा? तो वर्क बराबर होता है Q0 V फाइनल पॉइंट अपॉन V इनिशियल पॉइंट, यानी कि VB माइनस VA। सो दिस इज -Q, जो चार्ज हम लेकर आ रहे हैं वो -Q है, और VB का मतलब है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/A, और VA का मतलब भी यही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/A, क्योंकि ये डिस्टेंस भी A है और ये डिस्टेंस भी A है। तो इसकी वजह से पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, और इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और रिजल्ट कितना आएगा बताइए? 0। बढ़िया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आता रहता है अक्सर। आगे बढ़ते जाएंगे भाई, काम करते जाएंगे। और अब आ जाइए, 4 पॉइंट चार्जेस की बात कर रहे हैं। 4 पॉइंट चार्जेस +Q -Q एक स्क्वायर के कॉर्नर पर रखे गए हैं। +Q -Q इस तरीके से प्लेस किए गए हैं और सेंटर पॉइंट O पर पोटेंशियल फाइंड करना है। ये डिस्टेंसेस आपको मानना होगा D, और अब O पर पोटेंशियल, एट O पोटेंशियल लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन रहेगा, और Q/D + Q/D -Q/D, क्योंकि जब भी हम पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं तो हम चार्जेस को हमेशा विद साइन रखते हैं। बातों को ध्यान रखिएगा, आपने अगर क्लासेस अटेंड की हैं, ठीक से पढ़ाई की है, तो आपको ये सब बातें मालूम होंगी। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोई वेक्टोरियल फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो या फोर्स वेक्टर हो, तो भी हम चार्ज को विद साइन रखेंगे। और अगर हम कोई पोटेंशियल लिखते हैं या पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं तो भी चार्ज को हम विद साइन ही लिखते हैं। इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। आंसर क्या आ गया? 0। ठीक है भाई, आसान सवाल ये देखिए हो गया। अगला क्वेश्चन, अ चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड, एक चार्ज Q को 2 भागों में तोड़ा गया और कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स को बांटकर दे दिया गया। एक का रेडियस स्मॉल r है, एक का रेडियस कैपिटल R है, और इस चार्ज को 2 भागों में तोड़ा गया। ये देखिए Q1 और Q2, और एक को Q1 दे दिया और एक को Q2 दे दिया, और ऐसे दिया कि दोनों पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, यानी कि σ1 = σ2। तो हमें कॉमन सेंटर C पर पोटेंशियल फाइंड करने को कहा गया। ओके, तो यहां पर जो पहली बात निकल कर आ रही है, जरा पहले उसको समझिए। मैं जरा जगह कम ना पड़े इसलिए मैं यहां से शुरुआत कर रहा हूं। जो पहली बात निकल के आ रही है वो ये है कि Q1 और Q2 का जो सम होगा वो Q के
बराबर होगा क्योंकि Q को ही दो भागों में बांटा गया है, तो Q1 और Q2 का सम Q के बराबर होगा। दूसरी बात ये है जो क्वेश्चन में कही जा रही है, गिवन दैट चार्ज को ऐसे बांट के दिया गया कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर हैं। सिग्मा 1 का मतलब है Q1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर और सिग्मा 2 का मतलब है Q2 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब है चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल करने के बाद हमको ये पता लगा कि Q1 और Q2 का जो अनुपात होगा वो Q1 और Q2 का जो रेशियो होगा वो R अपॉन कैपिटल R स्क्वायर के रेशियो में होगा। इससे इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि Q1 और Q2 का जो अनुपात होगा वो R स्क्वायर इज टू कैपिटल R स्क्वायर होगा। आप सोच रहे होंगे ये सब क्या हो रहा है। एक्चुअली हम कॉमन सेंटर पर पोटेंशियल लिखना चाहते हैं, उसके लिए हमको Q1 और Q2 फाइंड करने पड़ेंगे, इसलिए हम Q1 और Q2 फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस अनुपात से हमको ये मालूम पड़ा कि Q1 की वैल्यू कितनी होगी, टोटल Q अपॉन R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर और इंटू R स्क्वायर, और Q2 कितना होगा ये सब करना आता होगा आप लोगों को। Q1 और Q2 का अनुपात दिस है, तो Q2 कैसे लिखा जाएगा, टोटल Q को हम इतने टुकड़ों में बांटेंगे और इनका हिस्सा इनको दे देंगे, यानी कि R स्क्वायर इनको हम दे देंगे। तो Q1 जब लिखेंगे तो R स्क्वायर का गुणा होगा, Q2 जब लिखेंगे तो कैपिटल R स्क्वायर का गुणा होगा, जबकि ये दोनों में कॉमन रहेगा। ये चार्ज, ये अनुपात को वैल्यू में बदलने का तरीका अगर आपको मालूम है तो आपका ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। ठीक है, अब आ जाइए एट कॉमन सेंटर C पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन रहेगा, और Q1 का सेंटर है तो रेडियस काम आएगा, और Q2 का सेंटर है तो रेडियस, हाँ सेंटर के लिए रेडियस का इस्तेमाल किया जाता है, सरफेस के लिए भी रेडियस का इस्तेमाल किया जाता है, और सेंटर पर पोटेंशियल लिखना हो तो भी रेडियस का ही इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके से हम वैल्यूज पुट करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R, यानी कि QR अपॉन R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, एंड Q2 बाई R इज इक्वल टू Q कैपिटल R अपॉन R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इस प्रकार से हमने Q1 अपॉन R और Q2 अपॉन R को, देखो समझो बात को यार, Q1 अपॉन R जब किया, एक R नीचे लेकर आए तो एक R यहीं छूटेगा ना, वही तो लिखा हुआ छूटा हुआ, और Q2 अपॉन जब कैपिटल R किया तो एक R यहाँ छूटेगा ना, तो QR वही छूटा हुआ यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से हम दोनों से Q को बाहर ले सकते हैं, तो ऊपर बचेगा R प्लस कैपिटल R, और नीचे बचेगा क्या, नीचे तो है ही है, वो बचना उसमें क्या है, ऊपर बचने की बात है क्योंकि भाई Q और Q कॉमन ले लिया, जब कॉमन ले लिया तो R प्लस R बचा, और नीचे तो ये है ही है। तो ये आपका रिजल्ट, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे क्वेश्चंस के रिजल्ट को आपको ध्यान रखना चाहिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार और अपना समराइज करके देख के आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, two charges Q1 Q2 are placed 30 centimeter apart, Q1 और Q2 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए हैं। बढ़िया, ठीक है। और एक तीसरा चार्ज Q3 है जो कि यहां से लेके आया जा रहा है। ये देखिए, यहां से यहां ले आ रहे हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर आ रहे हैं, और ये जो डिस्टेंस है वो 40 सेंटीमीटर है, तो ये भी 40 होगा, और अगर ये पूरा 40 है और ये 30 है तो ये होगा 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रोसेस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमको फाइंड करने को कहा गया है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी कि U एट B माइनस U एट A किसका,
पूरे सिस्टम का, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ, ये हमको फाइंड करने को कहा गया है। क्या आपको मालूम है कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं? तो जब ये बी पर आ गया तो एक जोड़ा ये बनेगा और एक जोड़ा ये बनेगा पूरे सिस्टम की। हाँ, ये है और ये यहाँ पर है। जबकि इनिश चलो अच्छा पहले इतना ही लिख लेते हैं। जबकि अरे 1/4 हाँ, एक जोड़ा बनेगा Q1 का Q3 के साथ, बीच की दूरी 40 होगी, और एक जोड़ा बनेगा Q2 का Q3 के साथ और बीच की दूरी 10 होगी। ठीक है ना? और अब हम लिखने जा रहे हैं, हाँ जी, अब हम लिखने जा रहे हैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो इनिशियली Q3 यहाँ पर है तो एक जोड़ा ये बनेगा और एक जोड़ा ये बनेगा। ठीक है ना? आप समझ नहीं रहे हैं, Q3 जब यहाँ है तो यहाँ नहीं है, और जब यहाँ है तो वहाँ नहीं है। तो फाइनली ये तीनों यहाँ होंगे, और इनिशियली ये यहाँ और ये यहाँ होगा। तो एक जोड़ा ये बनेगा, एक जोड़ा ये बनेगा। तीसरा जोड़ा छूट गया, जो कि ये था, इसको छूट गया तो मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ। Q1 Q2 का भी तो जोड़ा है, आपस में कितने सेंटीमीटर? 30 सेंटीमीटर। अब माइनस में आ जाइए, Q1 का Q3 के साथ 40 सेंटीमीटर, और Q2 का Q3 के साथ कितना हो गया? 50 सेंटीमीटर, क्योंकि अगर ये 30 है और ये 40 है तो ये कितना होगा? ये होगा 50 सेंटीमीटर। हाँ जी, ये 50, और Q1 Q2 का आपस का जोड़ा Q1 Q2 बाई 30, ये तो होगा ही होगा। बात समझिए, जब तीनों यहाँ पर हैं तो कितने जोड़े बनेंगे? एक जोड़ा Q1 Q3 का, एक जोड़ा Q2 Q3 का, और एक जोड़ा Q1 Q2 का। और जब Q3 यहाँ पर है तो भी उतने ही जोड़े बनेंगे, एक Q1 Q3 का, दूसरा Q2 Q3 का, और तीसरा Q1 Q2 का म्यूचुअल जोड़ा। इस तरीके से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, और इस तरीके से हमारा Q2 Q3 कॉमन आएगा, और 1/4 तो है ये बाहर, और ये 1/10 माइनस 1/50, और क्योंकि ये दूरियां सेंटीमीटर में है तो हम 10⁻⁻² का मल्टीप्लाई करके चलेंगे। ठीक है ना? अब इसको हम यहाँ सॉल्व करें, जगह थोड़ी कम पड़ रही है। हाँ, यहाँ हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, थोड़ी सी जगह बनाते हैं। चलिए, हाँ चलिए, यही हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो डेल्टा यू, हाँ, इसके बाद मैंने ये बनाया सोल्यूशन, इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ डेल्टा यू इज इक्वल टू Q2 Q3 अपॉन 4πε0, और ये 5 - 1/50 और 10⁻⁻², क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया गया। अच्छा, तो डेल्टा यू कितना है? डेल्टा यू है Q3 अपॉन 4πε0 ये है डेल्टा यू, सवाल में दिया हुआ है। कहाँ गया? हाँ, ये Q के पावर 3 ऊपर लिखी हुई है, एक्चुअली नीचे है, पेपर में आपको मिला होगा। तो Q3/4πε0 और Q2 Q3/4πε0, और ये हो गया 400/50। 400 कैसे हो गया आप देख ही पा रहे होंगे, ये 4 है और ये 100 ऊपर जाएगा, 400 400/50, तो 1/4πε0 से 4πε0 Q3 से Q3 कैंसिल हो गया। तो K की जो वैल्यू हम लोगों को मिल रही है वो मिल रही है 8Q2। दिस इज 8 एंड दिस इज Q2, तो ये 8Q2 के बराबर। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार अपने आप और रिवाइज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, है कि दो एटम्स के बीच की दूरी। पहले मैं आपको बताता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी वाला ग्राफ कैसा होता है, जो आप लोगों को निश्चित रूप से पता होगा। ये ग्राफ कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है, ये देखिए, और
ये जो पोजीशन है इसे हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं, आर नॉट, ठीक है ना। आपको पता होगा कि फोर्स जो होता है वो माइनस डी यू बाई डी आर होता है, यानी कि माइनस स्लोप ऑफ यू आर ग्राफ। तो इस सवाल में कहा गया है कि किस पोजीशन पर फोर्स जीरो होगा, आर लेस देन आर नॉट पर या ग्रेटर देन आर नॉट पर। तो आप मुझे देखिए, एट आर इज इक्वल टू आर नॉट अब क्या देखने को मिल रहा है, आर बराबर आर नॉट पर हम देख पा रहे हैं कि जो स्लोप है वो जीरो है, क्योंकि जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है। स्लोप यानी कि डी यू बाई डी आर जो कि टेन थीटा होता है और इज इक्वल टू कितना है, जीरो, और डी यू बाई डी आर का मतलब है फोर्स जीरो, यानी कि आर बराबर आर नॉट पर इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, आर इज इक्वल टू आर नॉट, ठीक है ना। बेहद आसान क्वेश्चन है, लेकिन जब ये ग्राफ आपको पता होगा तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको ये फार्मूला, ये कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। दोनों बातें बहुत जरूरी हैं, ग्राफ का भी पता होना चाहिए और फार्मूले का भी पता होना चाहिए। जहां पर स्लोप जीरो होगा वहां पर दो पार्टिकल्स, दो एटम्स के बीच फोर्स भी जीरो होगा और दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है भाई। तो ये आपका 30 तक हम लोगों ने कर लिया है। तो पहले पार्ट में हम लोगों ने 1 से लेकर 20 तक किया था, दूसरे पार्ट में 21 से लेकर 30 तक किया था, और अब हम लोग थर्ड पॉइंट में बचा हुआ सारा कवर करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो का वेट कर लीजिए, थोड़ी देर बाद थोड़ा टाइम निकाल के हम अगला वीडियो बनाएंगे। 15 क्वेश्चन रोज लगाते रहिए, पेपर समय से देते रहिए, पढ़ के पेपर दीजिए। अगर थ्योरी और न्यूमेरिकल में कोई कमजोरी है तो रेगुलर मेरी क्लासेस को अटेंड करें तो आपको फ़ायदा होगा, थ्योरी में भी फ़ायदा होगा, न्यूमेरिकल में भी फ़ायदा होगा। और इन सोल्यूशन को देखते रहिए, डे 1, डे 2, डे 3, जो 5 कदम नीट की ओर जो सीरीज़ है उसमें आपको देखने में कितना समय लगेगा। 5 क्वेश्चन होते हैं, मुश्किल से आप फास्ट करके 5 मिनट या 7 मिनट में उसको देख सकते हैं। आप ये सब अगर करते रहेंगे, धीमे धीमे चलते रहिए, ये बहुत बड़ा काम नहीं है। आपको बैठ के देखना है, मन लगा के देखना है और समय निकालना है, देखना है, दिमाग में उतारना है, कुछ नोट करना चाहते हैं तो उसे नोट करना है। ये सब करते रहेंगे तो आप धीमे धीमे नॉलेज आपका बढ़ता जाएगा और आप प्रोग्रेस करते जाएंगे और जरूर आपका पेपर अच्छा हो जाएगा, आप सिलेक्ट हो जाएंगे। और निश्चित रूप से अपना विश्वास रखिए अपने ऊपर कि अगर आप रेगुलर वर्किंग ऑर्डर में हैं तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप बहुत डिसकंटिन्यू होते हैं तो दिक्कत होती है। ऐसा कोशिश करिए कि बहुत डिसकंटिन्यू होने ना पाए। एक आध घंटे की अलग बात है कि कभी मूड ऑफ हो जाता है, कभी मान लीजिए हमारा ही मूड कभी ऑफ हो जाता है किसी बात को लेकर, तो हमारा मन उस दिन नहीं लगता या कुछ देर तक मन नहीं लगता, तो ठीक है, उतनी देर तक हमारा मन नहीं लग रहा है तो हम ऑफिस में बैठ के कुछ और काम कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, चलिए कहीं थोड़ा सा निकल गए, लेकिन फिर रिकवर हो जाता है और फिर से काम में मन लगने लग जाता है। ऐसा नेचुरल प्रोसेस है। तो ज़्यादा डिसकंटिन्यू मत होइए, रेगुलर बने रहिए। कभी थोड़ा बहुत डिसकंटिन्यू हुआ तो कोई बात नहीं, फिर पकड़ लीजिए, फिर चलते रहिए, फिर थोड़ा डिसकंटिन्यू हुआ तो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर चलते रहिए। तो अगर डेली 15 क्वेश्चन लगाने का काम करते रहेंगे और ये सब देखते रहेंगे तो नॉलेज बढ़ता रहेगा, आप सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।